दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड आप तक पहुंचाने में हम थोड़ा विलंब कर गए, देर हो गई। और देर इसलिए हो गई क्योंकि इंतज़ार था, और इंतज़ार हमें ही नहीं था, देश की समूची मीडिया, समूचे राजनीतिक जनों और समूची सरकार को ये इंतज़ार था कि राहुल गांधी आज सदन में क्या बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही मोदी सरकार, विपक्ष में बैठे हैं राहुल गांधी। सुबह से ही लगभग ये तय था और ये माना जा रहा था कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। लेकिन सुबह लिंक भी उनके कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उन पे आ गया था कि इस लिंक पर राहुल गांधी का संसद में दिया गया भाषण लाइव सुनिए। सब कुछ रेडी था। सरकार और पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी मीडिया, पूरा देश इस बात के इंतजार में था कि सदस्यता वापस पाने के बाद सदन में पहुंचे राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोलेंगे। लेकिन विपक्ष की दूसरी रणनीति थी। विपक्ष दूसरी रणनीति तैयार करके बैठे था। एन मौके पर विपक्ष एन मौके तक ये इंतजार करता रहा जहां सरकार ये इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, वहीं विपक्ष ये इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री संसद कब आएंगे। क्योंकि राहुल गांधी, मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको सामने बिठा के ही कुछ कहना चाहते हैं। राहुल गांधी सदन में तभी बोलना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने बैठे हों। पहली बार भारत के इतिहास में ये हुआ है कि जहां सरकार ये इंतजार करे कि विपक्ष का नेता क्या बोलेगा और विपक्ष ये इंतजार करे कि प्रधानमंत्री संसद कब आएंगे। वही प्रधानमंत्री जिन्हें संसद में बुलाने के लिए, मणिपुर पर उनकी राय जानने के लिए, उनका वक्तव्य लेने के लिए विपक्ष का जब हर पैंतरा फेल साबित हुआ तो मजबूरन विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आज का दिन देश की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन था। ये बात अलग है कि समूचा देश, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इस बात से आश्वस्त है कि मोदी सत्ता बरकरार बनी रहेगी। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव, उसकी चर्चा और चर्चा के दौरान देश के सामने निकल कर आने वाली बातें जरूर इस देश को की राजनीति को नई दिशा देंगी। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं बाहर हैं, किसी जरूरी काम से हैं या कोई अन्य कारण है लोकसभा न आने का। आज सुबह ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की और बैठक में आज के दिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट की बरसी पर यह कहा कि जो ये इंडिया अलायंस बना है, इसके विरोध में क्विट इंडिया का नारा लगाओ। और क्विट इंडिया में उन्होंने आज 3 बातें कहीं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। ये बात अलग है कि जिस संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये नारा दे रहे थे कि परिवारवाद भारत छोड़ो, गजब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उसी संसदीय दल में 56 सांसद ऐसे बैठे थे जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से पैदा किए हुए नेता थे। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी जब ये नारा दे रहे थे कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तब उन्हीं के एनडीए का हिस्सा बने, सत्ता लोलुपता में एनडीए में मिलाए गए वो लोग
चाहे अजीत पवार हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, ऐसे अनेक वो नाम हैं जो भ्रष्टाचार के, जिन पर संगीन आरोप स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लगाए थे। आज उन्हीं के साथ गलवहियां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। कैसे? अब प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं के द्वारा घोषित भ्रष्टाचारी नेताओं को गले लगाया है, तो क्या ये माना जाए कि उनका परिवारवाद सिर्फ भारत में रहेगा, बाकी सारे परिवारवादी लोग निकल जाएं? क्या ये माना जाए कि उनके साथ जो हो जाएगा वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा? निश्चित तौर पर जो तीसरा नारा उन्होंने दिया है क्विट इंडिया के तहत कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो, प्रधानमंत्री मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी आरएसएस और पूरी उनकी वो लॉबी जो सुबह से शाम तक एक एजेंडे के तहत काम करती है, वहां किसका तुष्टीकरण होता है, किसका संतुष्टीकरण होता है और किस लिए वो एजेंडा सेट किया जाता है, ये पूरा देश जानता है, पूरा जनमानस जानता है। ये बात अलग है कि कहा कुछ जाए और किया कुछ जाए। इसीलिए आज सदन में जब भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और मंत्रिपरिषद सदन में पहुंचे, विपक्ष के लोग सदन में पहुंचे, सब ये जान रहे थे कि चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति अब 2018 वाली राजनीति नहीं रही है, क्योंकि 2018 में राहुल गांधी के पास सिर्फ 3 मुद्दे थे: नोटबंदी, जीएसटी और राफेल का। जिस राफेल के बारे में मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट पा चुकी थी, जिस जीएसटी के बारे में व्यापारियों को मोदी सत्ता ये बताने में कामयाब लगभग साबित हुई कि 1 नेशन 1 टैक्स, वो बात अलग है कि उसके बाद भी देश में तमाम तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं और व्यापारियों को अब ये लग रहा है कि जीएसटी नुकसानदायक साबित हुई, लेकिन उस समय जीएसटी के मामले में व्यापारियों को मोदी सत्ता ये बताने में कामयाब लगभग हो गई थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और तीसरा मुद्दा था नोटबंदी, जो पूरी तरह से मोदी सत्ता ने कांग्रेस के ऊपर पलट दिया था कि उनको दर्द हो रहा है जिनके करोड़ों अरबों जमा हैं, लेकिन पूरा का पूरा करेंसी जमा होने के बाद भी जब काला धन नहीं बता पाई मोदी सत्ता, तो नोटबंदी एक बार फ्लॉप साबित हुई और उनको खुद का चलाया हुआ नोट ही दोबारा से फिर बंद करना पड़ा। ये ऐसे 3 मुद्दे थे जिन्हें लेकर राहुल गांधी 2018 में चल रहे थे, लेकिन मोदी सत्ता जनता से इन तीनों मुद्दों में लगभग क्लीन चिट ले चुकी थी। 2023 की राजनीति पलटी है। तब राहुल गांधी रियल पॉलिटिक्स के मुकाबले रियल पॉलिटिक्स की लकीर खींच रहे थे, लेकिन 2023 के राहुल गांधी रियल पॉलिटिक्स के सामने मोरल पॉलिटिक्स की लकीर खींच रहे हैं। रियल पॉलिटिक्स का मतलब है असली राजनीति और मोरल पॉलिटिक्स का मतलब है नैतिक राजनीति। देश की सत्ता को नैतिक होना चाहिए, ना कि राजनैतिक होना चाहिए। सत्ता जब नैतिक होगी तभी जन कल्याण संभव है, तभी जन भावनाओं का सम्मान संभव है, तभी लोकतंत्र की और संविधान की सुरक्षा संभव है। निश्चित तौर पर जब 2023 में राहुल गांधी सदन में खड़े होंगे, 2018 में जब खड़े हुए थे, अविश्वास प्रस्ताव मोदी सत्ता के खिलाफ लाए थे, तब उनके पास सवाल दूसरे थे, लेकिन आज सवाल दूसरे हैं। आज सवाल वो हैं जिन पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद, मोदी सत्ता, भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी तो लगभग 1 दर्जन मुद्दों पर अपना मुंह नहीं जिन्होंने अभी तक खोला है। ऐसे 1 दर्जन मुद्दे देश के सामने आज खड़े हैं और देश की जनता और पूरा विपक्ष ये इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर क्या राय रखेंगे, जिनमें सबसे ऊपर पहला मामला मणिपुर का आता है।
क्योंकि मणिपुर के मामले पर ही प्रधानमंत्री का वक्तव्य मांगने के लिए विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। मणिपुर में जहां डबल इंजन की सरकार है और वहां पूरी की पूरी जो लोग ये कहते थे कि वन नेशन, उन्होंने एक राज्य को दो राज्यों में डिवाइड करने की जो कला मणिपुर में खेली है, जिसके कारण मणिपुर के दो समुदाय अलग अलग दिशा में मुड़ गए हैं। निश्चित तौर पर उस मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री की मंशा जानने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। चाहे वह अडानी कांड हो, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ कि किस तरह से आंकड़ों को मैनिपुलेट करके किस तरह से वैल्यूएशन को घटाया और बढ़ाया गया और कारपोरेट जगत का सरकार से क्या लेना देना था, उस कांड पर भी सरकार की चुप्पी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सेबी की रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद ये पता चलेगा किसकी किसकी परतें खुलेंगी और किसके किसके मुंह काले होंगे, किसके किसके मुंह काले निकलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा सेबी की रिपोर्ट आने के बाद। चाहे वह महिला पहलवानों के साथ हुए यौन उत्पीड़न का मामला हो, जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, मेडल बहाने को तैयार हो गए, और वही मीनाक्षी लेखी जो सदन में खड़े होकर ये कहती हैं कि तुम्हारे घर भी ईडी भेज देंगे। पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे थे तो वो भाग मिल्खा भाग की कहानी अपना रही थीं। चाहे बैंकों के डूबने की कहानी हो, तमाम बैंकें मर्ज कर दी गई, डूब गई, अपना अस्तित्व खो बैठी, लेकिन मोदी जी के मुंह से उस विषय पर कोई एक शब्द नहीं निकला है। चाहे उद्योगपतियों का एक बड़ा वो वर्ग हो जो देश का रुपया लेकर विदेशों में भाग गए, प्रधानमंत्री मोदी का कोई वक्तव्य इस मामले पर भी नहीं आया है। चाहे वह जासूसी कांड हो, जब देश के तमाम नेताओं, तमाम रक्षा विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों और तमाम से मीडिया कर्मियों के जो फोन टैप कराए गए, मोदी जी ने उस पर भी कोई बात नहीं कही। चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, जब अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह देते हैं कि फला देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, फला देश की गिर रही है, फला देश की गिर रही है, यानी गिरते हुए अर्थव्यवस्था के देशों को गिना दिया जाता है, लेकिन जो देश लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम नहीं गिनाए जाते। और ये नहीं बताया जाता है कि एवरेज के तौर पर 2014 के मुकाबले 2023 में अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई क्यों है। चाहे वह पीएम केयर फंड में घोटाले का मामला हो, जिस पर लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि पीएम केयर फंड एक घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी है ही नहीं, तो फिर हम इसकी जानकारी कैसे दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि पीएम केयर फंड अगर सरकारी नहीं है तो उसके नाम के आगे पीएम क्यों जुड़ा है, या सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उसमें पैसा क्यों लिया गया, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी क्यों काटी गई। तमाम से वो सवाल जो विपक्ष ने पीएम केयर फंड को लेकर दागे हैं, लेकिन मोदी जी की चुप्पी बरकरार है। चाहे भारत के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज हो, आज अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा जब हो रही थी तो सुप्रिया शुले ने इस बात को उठाया कि लगातार 1947 से लेकर 2014 तक भारत के सारे प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया विदेशों से, और 2014 के बाद 2022 तक अकेले 8 वर्षों में अकेले मोदी जी ने लगभग 85 से 90 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिया। देश के ऊपर वर्तमान समय में लगभग 150 करोड़ रुपया कर्ज हो गया है। प्रति व्यक्ति लगभग 1.25 लाख रुपए के कर्ज में डूबा है। इस बढ़ते हुए कर्ज को कौन निपटाएगा, कौन चुकता करेगा? सुप्रिया शुले ने इस पर चिंता आज जाहिर की। पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इस बात पर भी बरकरार है। चाहे ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए किस तरह से मोदी सरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनकी तो नियुक्ति ही गैर कानूनी है। गैर कानूनी रूप से नियुक्त करके किसी एक व्यक्ति विशेष को ही ईडी का डायरेक्टर क्यों बनाए रखना चाहती है मोदी सरकार, इस बात पर भी प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल चुप हैं। चाहे वह दिल्ली सेवा बिल लाकर
दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियों को पिछले दरवाजे से कान पकड़कर खींचने की जो साजिश रची गई है, उस कुटिल नीति के पीछे भी क्या मंशा है, उस बात पर भी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कोई वक्तव्य देना नहीं चाहते हैं। और चाहे वह शेयर बाजार में घपला घोटाला हो, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी 2014 से पहले की सरकारों को स्वयं घेरते आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये 1 दर्जन मामलों की वो श्रृंखला है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास संतुष्ट करने वाला कोई जवाब नहीं है। ऐसी मोदी सत्ता जो किसानों को खालिस्तानी बता दे, किसानों को संतुष्ट ना कर पाए, जो ये न बता पाए कि युवाओं को रोजगार इंप्लीमेंट करने के लिए उसके पास क्या विजन है, महिलाओं के उत्पीड़न का मामला जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में हर दीवार पर एक टैगलाइन लगाई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार, वो मोदी सत्ता यौन उत्पीड़न के मामले में जब देश के नाम को दुनिया में रोशन करने वाली पहलवान जब एक उन्हीं की पार्टी के सांसद पर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी थी, तो मोदी सरकार उनके लिए भी कुछ नहीं बोली और लगातार खामोशी बरते जा रही है। चाहे वह रोजगार का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, और चाहे बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है उसका मामला हो, मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष का नेता इस बात का इंतजार करे कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, और प्रधानमंत्री इस बात का इंतजार करें कि विपक्ष का नेता कब बोलेगा। आज तक के इतिहास में 28वीं बार यह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। पिछले 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो यह कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री का अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मजबूत सदन से बाहर रहना, क्या यह दर्शाता है कि भले ही आंकड़ों में संख्या बल के हिसाब से मोदी सत्ता विश्वास मत हासिल करने में कामयाब हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं जनमत का विश्वास मोदी सत्ता खोती जा रही है, या उसे ये लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री सामने होंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कसौटी पर रखकर वो सब मामलों पर जवाब मांगना चाहेंगे जिन मामलों पर प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते हैं, तो क्या ये प्रधानमंत्री की नैतिक हार है। 2000 जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो इसके लिए 17 घंटे का समय निहित हुआ, जिसमें 7 घंटे आज चर्चा हुई, 7 घंटे कल होगी, परसों यानी 10 तारीख को 3 घंटे चर्चा होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार अंतिम समय तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के लिए निर्धारित समय से पहले संसद ही ना आए और मजबूरन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में वो सब कुछ बोलना पड़े जिसकी तैयारी वो उन्हें सामने बिठाकर बोलने की करके आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री जो सीना ठोक के ये कहते थे कि एक अकेला शब पर भारी, वो विपक्ष के सवालों से अपना मुंह चुरा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बदली हुई राजनीति जो 2018 के बाद 2023 में लाई है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि अभी तक ये देखने को मिला है कि हमेशा बार भारतीय जनता पार्टी करती थी और उसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस देती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत जोड़ो यात्रा के बाद तमाम से जो बदलाव आए हैं राहुल गांधी की रणनीति में, जिसके तहत एक गठबंधन बना, गठबंधन का नाम इंडिया दिया, और जिस दिन से इंडिया नाम गठबंधन का दिया है, समूची भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिक्रिया देने में लग गई है। अब ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि बार कांग्रेस और इंडिया की तरफ से हो रहा है, प्रतिक्रिया सत्ता दे रही है। कहीं न कहीं आरएसएस के प्रधानमंत्री, कारपोरेट जगत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों से बगले झांकते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें इंतजार रहेगा इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी कब संसद आते हैं, राहुल गांधी कब भाषण देंगे,
क्या भाषण में कहेंगे और देश की जनता को क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री। इन्हीं सारे बिंदुओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।